हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि न कि केवल हमारे यूपीपी बल्कि अदर कांस्टेबल जैसे सेंट्रल अदर स्टेट कांस्टेबल या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल जैसे SSC, RPF कांस्टेबल और 10+2 तक के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी पेट का आया है, पेट की वैकेंसी आई हुई है, तो हमारा केवल कांस्टेबल नहीं बल्कि पेट के सारे सिलेबस के हिसाब से भी कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन से बात कर लें तो अच्छे क्वेश्चंस रखे गए, किसी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मॉडर्न पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चंस है। जैसे आज अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये हाल फिलहाल के पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रही है। 4 5 4 3 6 7 8 4 2, वो क्वेश्चन मार्क, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क इसी की जगह क्या आएगा पूछा है, नीचे 34 30 और 30 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कुछ ऐसा संबंध है जिसकी वजह से यह हुआ है। क्या है देखिए, 6 पंजे 30 30 4 34, मतलब समझिए 5 गुणित 6 प्लस 4 यही है। इस प्रकार करिए, देखिए 7 चौक 28, 7 गुणित 4 प्लस 2, ये 30 कितना आ गया, ये 34 आया था, ये वाला 30 आया। ठीक है, आगे पूछा है तो ऐसे कि 3 गुणित 8 8 3 के 24 प्लस यहाँ पता करना है, उसके बाद क्या है 30 है, 30 लाना है। 8 3 के 24 24 6 30, यानी क्या क्या यहाँ रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा क्या, 6 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रहेगा, 6 रहेगा। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है, चलिए देखते हैं। 5 में एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े बैठे हैं। चलिए देखिए पंक्ति है तो मान लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। अच्छा, अब इसमें कोई दिया नहीं है, दाएं छोर से बाएं छोर से, मतलब कोई स्थान नहीं दिया गया ना, तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए ऊपर हमारा क्या है, दक्षिण दिशा जो है ऊपर है, इसको बातें हैं। यहाँ देखिए उसमें मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है। यहाँ से कभी मत शुरू किया कीजिए, ठीक, क्योंकि इसमें मोहन दाएं है कि बाएं है ये क्लियर नहीं है, ये दोनों दाएं बाएं हैं, ये क्लियर नहीं है। ठीक, और राजू प्रवीण के ठीक दाएं हैं। राजू कहाँ है, मान लेते ये प्रवीण है, इसके दाहिनी तरफ कौन है, ये प्रवीण ठीक दाएं। अच्छा, मतलब बीच में कोई नहीं है, ये कौन है, राजू है। इसके ठीक दाएं कौन है, राजू है। इसका मुंह इस तरफ है तो इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसी तरह अमित बालू के, अब यहाँ से देखिए मिल गया। अब हम डिसाइड कर, अब इस लाइन पे आ जाइए। मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन क्या है, देखिए इसके ठीक ये है, मतलब मोहन कहाँ है, राजू के बगल में होगा, मोहन और बालू के बीच में है। ठीक है, मोहन कहाँ है, राजू और बालू के बीच में है। एक ऑप्शन एक और दिया हुआ क्या, इसी तरह अमित बालू के दाईं तरफ है। बालू यहाँ है, इसकी दाहिनी तरफ कौन है, अमित है। ठीक है, अमित है। ये पांचों लोग हो गए, ये इनका, ये पंक्ति हो गई इनकी। पूछा क्या है, सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। सबसे दाहिनी तरफ देखिए अमित बैठा हुआ है, बाईं तरफ यदि पूछे तो कौन बैठा है, प्रवीण। बीचों बीच पूछे तो कौन बैठा है, मोहन बैठा हुआ है। हमसे पूछा क्या है, सबसे दाहिनी तरफ पूछा, सबसे दाहिनी तरफ देखिए कौन है, ऑप्शन बी, सबसे दाहिनी तरफ कौन बैठा है, अमित बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9, तो 7 बराबर क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया है, क्या किया देखिए, 2 गुणित 2 माइनस 4 0, 2 दूना 4 माइनस, यहाँ देखिए 3 गुणित 2 माइनस 3, 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा कितना आ गया, 3। ठीक है, 4 गुणित 2, 4 दूना 8, लाना कितना है, 6 लाना है, 2 घटा दीजिए, 6 आ गया। 5 है, 5 गुणित 2, 5 दूना 10 माइनस 1, कितना आ गया, 9 आ गया। पूछा क्या, 7, लेकिन इस देखिए 2 3 4 5, एक क्रम भी छूट रहा है, कौन सा, 6 छूट रहा है। 6 गुणित 2 माइनस 0, 6 दूना 12, अब 7 का आ गया, 7 गुणित 2। अब देखिए यहाँ माइनस 4 किया, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0, अब क्या करेगा, +1। ठीक है, 7 दूना 14, 14 1 15,
15, सॉरी 15। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 15 ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? क्या कर रहा है? सब में 2 का गुणा करके पहले 4 घटाया, फिर 2, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर उसके बाद क्रम से अब जो आगे बढ़ता जोड़ता चला जा रहा है, जोड़ेगा अब 1, 2, 3 क्रम से जोड़ता चला जाएगा। आगे देखिए, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता मतलब सही निष्कर्ष निकालता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। चलिए देखिए क्या है। कथन दिया हुआ है। क्या है कथन हमारा? सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। ऑल द चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स। सभी बच्चे क्या हैं? विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हैं। ठीक है। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी स्टूडेंट, अच्छा सभी विद्यार्थी क्या हैं? खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। उसके बाद देखिए क्या, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या है। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। क्रिकेट की कोई बात ही नहीं किया है, खत्म, इसे काट दीजिए। उसके बाद देखिए, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। सभी बच्चे बाहर से अंदर की सॉरी बाहर, सभी बच्चे यानी चिल्ड्रन मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन एक बात, चलिए अच्छा क्या है, ये निष्कर्ष सही है। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। और एक बात और, अभी बोलता कि कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम इस पार्ट की मान लीजिए बात करें, ये है कि नहीं, प्लेयर्स के अंदर आता है कि नहीं, तो ये वाला सही होता है ऑप्शन। इसके लिए कंफ्यूज कभी मत हुआ कीजिए। अगर कुछ की बात करें, कोई जरूरी नहीं कि अगर सब भी सही है तो कुछ भी सही ही होगा, क्योंकि उसने बाकी के लिए मना नहीं कहा है। लेकिन इस कुछ की बात, अब इसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट, अगर इसकी बात करें तो ये तो कुछ ही हुआ ना, कुछ स्टूडेंट क्या है, प्लेयर है, तो कहेंगे आप गलत है। ये सही होता है। ठीक है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होया कीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन करें। फॉर बाय मिस्टेक है ये, फॉर नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट दिया हुआ है, इंटरडिपेंडेंट दिया हुआ है, इससे इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इन तीनों में से। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये इजी क्वेश्चन से एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। अच्छा ठीक है, क्या है श्रृंखला? देखिए BCD है, उसके बाद DBC कर दिया है, उसके बाद EFG, इन दोनों में समानता देखिए क्या है, BCD है, इसके बाद क्या कर दिया है, DBC, मतलब क्या कर रहा है, इसी को बस आगे उठा के रख दिया, बाकी B का C वैसे ही है। इसके बाद क्या किया, BCD हो गया था, उसके बाद EFG किया, EFG के आगे का पूछ रहा है, EFG के आगे का पूछ रहा है ना, EF को ऐसे ही रहने दीजिए, G को उठा के आगे रख दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, GEF हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर B, GEF ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और HIJ के आगे का पूछता तो HIJ के आगे का पूछता तो क्या होता, बताइए क्या होता, कमेंट कीजिएगा इसको। ठीक है, अगर वीडियो देखते हैं अच्छे से तो इसको कमेंट कीजिएगा, चाहे जब भी देखिए इसको। HIJ के आगे क्या आएगा, इसको कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। श्रृंखला को पूरा करने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, इसी जगह क्या आएगा वही निकालना है, यह निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है, 0.5, 0.3 और क्वेश्चन मार्क 1.2, 2.4। ठीक है, यदि अगर इसको 0.5 हम हटा के एक सरल भाषा में इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, ये एक 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, यही होगा। देखिए 15 का दुगना हुआ 30 यहाँ, और ये 12 का दुगना मतलब 120 का दुगना 240, यही हुआ है। तो 15 दुना 30, 30 दुना 60, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 दुना 120, हमने क्या किया था, दशमलव हटा दिया था। ठीक है, दो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। ठीक है, वे आप थिंकिंग आपका सही होना चाहिए, बाकी इसको ऐसे ही हो जाता है, 15 दुना 30 ऐसे होता है, उसका 3 दुना 60, 6 दुना 12, 1.10 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 0.6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करना है, इस प्रश्न में दिए गए
दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। चलिए देखते हैं क्या अच्छा, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा को इसको अरेंज करना है एक सार्थक क्रम में। इनमें देखिए क्या है, दो ऑप्शन हो गया, तो सबसे बड़े से सबसे छोटे से, हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, शिशु यानी 4 नंबर, उसके बाद शिशु से क्या होगा, ये बालक होगा यानी 1 नंबर, ये भी हो गया, बालक हो जाएगा। उसके बाद फिर शिक्षा यानी 5, बालक होगा तो फिर लड़का होकर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या करेगा, नौकरी करेगा। ठीक है, यानी व्यवसाय। उसके बाद क्या होगा, शादी होगा यानी 3। ठीक है, क्या होगा, 41,523, क्या होगा, 41,523 मिल गया, 41,523। ठीक, एक ऑप्शन देखिए यहाँ भी था, पीछे से था ये, लेकिन ये नहीं होगा। 4 2, 4 के बाद 2 आ जा रहा है, 2 मतलब 2 पे व्यवसाय है, मतलब एक शिशु के बाद सीधे व्यवसाय आ जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है आप जिस क्रम में न सजाएं उस क्रम में न दिया हो, जैसे इसको उल्टे क्रम में दे दिया, जैसे 3 2 5 1 और 4 इस क्रम में दे दिया। ठीक है, जब इस क्रम में भी दे सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वक्तव्य और निष्कर्ष से वही वाला यूपीपी स्पेशल। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर अनुसरण करने वाले सर्वोत्तम संभव निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है, ऑनलाइन कक्षाएं कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे सिरदर्द, आंखों की समस्याओं और तनाव के लिए अग्रणी हैं, क्योंकि वे पहले की तुलना में स्क्रीन पर अधिक समय बिता रहे हैं। हाँ, ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो कॉमन सी बात है, ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम देंगे। निष्कर्ष देखिए इसमें जो दिया है उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए आभासी शिक्षण पद्धति का अपना रहे हैं। आभासी मतलब वही वर्चुअल की बात कर रहा है। ठीक है, वर्चुअल की बात कर रहा है। हाँ सही है, तभी तो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ से देखिए दूसरा निष्कर्ष यहाँ है, छूट गया। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं वे किसी भी स्वास्थ्य मुद्दों का सामना नहीं कर रहे हैं। जी गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बस क्या बोल रहा था, सिरदर्द, आंखों की समस्या और तनाव का बात कर रहा था, लेकिन ये लोग जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं वो किसी भी प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो नहीं ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो उसको दूसरी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो किसमें क्या होगा, हमारा केवल निष्कर्ष एक सही अनुसरण कर रहा है। ठीक है, निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज का छूट गया क्या, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको उस निष्कर्ष को चुनना है जो तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। ठीक, देखिए क्या है, P इज ग्रेटर देन Q इज लेस देन और इक्वल C इज लेस देन B लेस देन और इक्वल B इज ग्रेटर देन M B इज इक्वल देन M इज ग्रेटर देन D। ठीक है, मतलब सीधे कह रहा है यहाँ P बड़ा है Q से, Q या तो बड़ा है या तो बराबर है C, या तो छोटा है या तो बराबर है C के, C या तो छोटा है या तो बराबर है B के, और B बराबर है किसके, M के, M बड़ा है किससे, D से। निष्कर्ष क्या पूछा है देखिए यहाँ, अच्छा 3 ठो निष्कर्ष दिया हुआ है। क्या है, M बड़ा है Q से, चलिए देखते हैं, M बड़ा है Q से, यहाँ इसके बराबर है, M बड़ा है Q से। यहाँ देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, 1 सेकेंड रुके, थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि हमको भी आसानी हो। देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है, यम बड़ा है Q से, मतलब सॉरी या तो यहाँ से Q छोटा है यम से। Q किससे छोटा है, देखिए इस तरफ जाइए, यम इधर है ना, तो हमको क्या करना है, इधर बढ़ाना है। तो यम छोटा है C से, छोटा है यम, अब C B से भी छोटा है, और B किसके बराबर है, यम के बराबर है। तो मतलब यम से छोटा C, C से छोटा Q, यही हुआ, यम से छोटा C, C से छोटा Q। तो क्या है, Q छोटा है किससे, यम से, यानी ये सही है। समझ गया बात को। उसके बाद देखिए D क्या है, D छोटा है Q से, कहाँ है, D छोटा है Q से, D नहीं, D पहले ही इस साइड से छोटे का सिंबल इस साइड लग गया है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंबल जब लग जाए तो इसके बारे में कुछ आगे बोलना ही नहीं, ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, यम इक्वल टू Q, यम बराबर है Q के, यम बराबर है किसके, Q के, जी नहीं, यम छोटा, सॉरी यम बराबर है Q के, Q छोटा है किससे, यम से। ठीक है, Q छोटा है M से, ये भी गलत है। C छोटा है किससे, D से, कहाँ है C छोटा है किससे, D से, C छोटा है B से,
अच्छा डी से बड़ा यम, यम से एम के बराबर बी, बी से छोटा ई जी, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, केवल कथन एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अच्छा क्या है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक वित्त में बैठे हैं। इनमें से 5 केंद्र के सम्मुख है, जबकि इनमें से 2 केंद्र के विपरीत सम्मुख है। मतलब केंद्र के मतलब बाहर की तरफ मुख करके बैठा है, बाकी 5 लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों केंद्र के सम्मुख हैं। ई ना तो डी और न ही सी के निकट बैठा है, पड़ोसी है। डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है व्यक्ति। अच्छा, डी और एफ के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति केंद्र के विपरीत मुख किया हुआ है। डी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जी केंद्र के सम्मुख है। बी का एक पड़ोसी केंद्र के विपरीत सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केंद्र के विपरीत सम्मुख व्यक्तियों को निरूपित करता है? चलिए कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो एक बना लीजिए टेबल जिसमें 7 सीट हो। ठीक है, कितना हो गया? 7 हो गया। चलिए इसको बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्या बोल रहा है जहाँ से? हाँ, सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और दोनों केंद्र की तरफ मुख गए हुए हैं। सी कहाँ है? डी के बाएं से तीसरे स्थान पर। यदि डी यहाँ है, ये केंद्र की तरफ मुख है, ठीक है। डी यहाँ है तो इसके बाईं तरफ तीसरे स्थान पर कौन है? सी है, पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? ई ना तो डी और न ही सी के पास है, मतलब ई न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा, न यहाँ बैठेगा न यहाँ बैठेगा। देख लीजिए, न यहाँ बैठेगा ई, न यहाँ बैठेगा, न यहाँ बैठेगा न यहाँ, मतलब न सी के इर्द गिर्द बैठेगा न ही डी के इर्द गिर्द बैठेगा। बचा कौन सा? तब एक ही सीट बच रहा है, ये वाला। यहाँ कौन बैठ जाएगा? हमारा डी बैठ जाएगा। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा मीटर का छोड़ दीजिए, रुक जाइए 1 सेकंड, थोड़ा सा समय। उसके बाद कहा, हाँ, डी और एफ के ठीक बीच। अच्छा, डी और एफ के ठीक बीच बैठा व्यक्ति केंद्र के विपरीत मुख करके बैठा हुआ है। चलिए इसको डी और एफ, अभी तो कुछ डी और एफ कहाँ हो सकते हैं? देखिए इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ई बैठा हुआ है, तो इसकी जगह पे देखिए यहाँ खाली एक स्थान। ठीक है, अगर एफ को यहाँ बैठा देते हैं तो डी और एफ के बीच में एक स्थान जब बच जाएगा, यानी एफ को कहाँ बैठा दें? यहाँ। अब क्या बोल रहा है? डी और एफ के जो बीच में जो बैठा व्यक्ति है वो कहाँ है? केंद्र के विपरीत मुख करके बैठा है, यानी बाहर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। ठीक, एक तो बाहर वाला मिल गया, एक और बचा हुआ है। उसके बाद देखिए मुख करके बैठा, जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और जी केंद्र के सम्मुख है। जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और जी का मुख कहाँ है? केंद्र की तरफ है। तो यदि ए को यहाँ बैठाते हैं, मान लीजिए ए को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक, और केंद्र की तरफ मुंह मान लेते हैं, तो इसका दाहिनी तरफ किधर होगा? इधर होगा। इधर तीसरे स्थान पर कहीं है, कहाँ है? तीसरे स्थान पर एफ आ जा रहा है। ठीक, ये तो अगर बाहर की तरफ मुख कर रहे हैं, अगर यहाँ बैठा के तो क्या होगा? यहाँ भी सी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका ए का प्रॉपर स्थान जो है वो यहाँ ना होके यहाँ है। ठीक है, यहाँ बैठाइए ए को, क्योंकि जी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि उसने बोला कि वो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, ये केंद्र से बाहर की तरफ मुँह करके है। ठीक है, जी कहाँ है? ए के दाएं से तीसरा। ए अगर बाहर की तरफ मुँह किया है, इसके दाहिनी तरफ तीसरा कौन होगा? देखिए दाहिनी तरफ पहला एफ होगा, फिर सी होगा, उसके बाद यहाँ कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, जी कहाँ है? केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, तो यानी जी अंदर की तरफ मुँह करके बैठा है। और क्या दिया हुआ है? बी का एक पड़ोसी केंद्र के विपरीत मुख करके बैठा हुआ है। एक स्थान और बच रहा है और एक ही लोग और बच रहा है, वो है बी। तो बी को यहाँ बैठा दीजिए। अब इसने बोला क्या? बी का एक पड़ोसी कहाँ है? केंद्र के विपरीत मुख करके बैठा हुआ है। तो डी का तो पहले दे दिया था, क्योंकि बी के 2 ही पड़ोसी हैं, एक डी है एक ई है। डी का पहले ही बोल दिया था, क्या है कि पहले लाइन में देखिए बोल दिया था ये दोनों केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो एक ही बच रहा है ई, तो ई क्या है? बाहर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। तो देखिए 2 पर्सन हमको मिल गए जो बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। कौन कौन? देखिए एक ए मिल गया और एक ई मिल गया। ठीक है, इसने पूछा क्या था? विपरीत सम्मुख व्यक्तियों को निरूपित करता है। कौन सा समूह? तो देखिए ऑप्शन नंबर चौथा, ए और ई, मतलब चौथा ए और ई निरूपित करता है कि ये दोनों क्या हैं? केंद्र से बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। बाकी सब क्या हैं?
बाकी सब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं जब वो कुछ अंदर कुछ बाहर, केंद्र से कुछ अंदर की तरफ मुँह कर लेते हैं, कुछ बाहर की तरफ मुँह करते हैं। ठीक, तब दाहिने और बाएं अगर दिया ना हो कि बाहर है कि अंदर है तो दाहिने और बाएं में कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। समान आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए 4 विकल्प में से सही उत्तर का पता लगाइए। चलिए देखते हैं क्या है। क्या है देखिए, 12 और 4 का 12 गुणित 4 बराबर क्या दिया हुआ है 128, और 14 गुणित 5 बराबर दिया 171, और 16 गुणित 7 का पूछ रहा है। ठीक है, 16 गुणित 7 का पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ये। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इकाई अंक का देख के चलिए। ठीक है, 8 6 14 यानी माइनस करना था। 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 144 माइनस 16, घटा दीजिए। 14 में से 6 गया 8, और ये क्या 13 था, 13 में से 1 गया 12। ठीक है, कितना आ गया 128। मतलब समझ रहे हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही कर रहा है। इसमें देखिए क्या है ये, सॉरी हाँ ठीक है, क्या है 14 का, 14 और 5 का है। 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही करना था। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, क्या गया यहाँ 1 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, बाकी 1 का 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब पूछा हमसे किसका है, पूछा हमसे है 16 और 7 का। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 49। ठीक है, 49 को 50 मान लीजिए, 256 में से 50 घटा लीजिए। ठीक है, कितना आ गया 206। यहाँ से एक ज़्यादा घटा लिए थे तो इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया 207। ठीक है, कितना आ जाएगा 256 में से 49 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 207। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा था, पहले का स्क्वायर करके और पहले का स्क्वायर करके उसमें से दूसरे का स्क्वायर करके उसको घटा दे रहा था। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या जोड़े को चुनिए। क्या है, 12 का दिया 146, 42 का संबंध 146 से, 19 का संबंध 263 से है। तो पूछा है कि ऐसे जोड़े मतलब जोड़े वाले वर्ड का शब्दों का अंकों का चयन कीजिए। 12 का देखिए क्या है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, लेकिन किया क्या है 46 किया है, मैंने कितना जोड़ दिया है 2 जोड़ दिया है। 19 का स्क्वायर कीजिए तो 19 का कितना हो जाएगा 361। ठीक है, इसमें भी क्या कर दिया 2 जोड़ दिया है। ठीक, अब इसी हिसाब से देखिए इसका 16 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस 2 कर दे तो 258, यानी सही विकल्प क्या हो जाए 258, यानी सही विकल्प यही हो जाएगा। ठीक है, 73 169, ये भी नहीं होगा। ठीक, 15 225, इसमें 3 जोड़ दिया है। 14 14 196, इसमें कितना घटा दिया है 3। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। ठीक है, यदि 1 जून 2018 को शुक्रवार था तो 19 फरवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक, देखिए कैलेंडर में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए एक तो ये है कि आज का डेट देके बैक डेट का पूछे, मतलब आगे का डेट देके बैक डेट का पूछे। एक आज का डेट का देके आगे डेट का पूछे, फ्यूचर का पूछे। ठीक, एक होता है बस डेट दे दे, बस एक डेट दे दे और आपको पूछे कि मतलब इसका दिन निकालिए कौन सा दिन आएगा। तो देखिए डेट देकर डेट देता है तो उसमें तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा दिक्कत जो होता है वो सीधे होता है कि जब एक ही डेट देते हैं और पूछे कि उसमें दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो उसमें उसके कुछ स्टेप हैं जो आपके पिछली क्लासों में हमने बताया है। ऐसे क्वेश्चन रखेंगे ताकि उस पर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, क्या है देखिए 1 जून 2018 को शुक्रवार तो 19 फरवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सीधी बात है, चाहे जो भी आए इनके बीच का विषम दिन निकाल लीजिए। ठीक है, 1 जून 2018 और 1 फरवरी 2017, इनके बीच का क्या कीजिए विषम दिन निकाल लीजिए। देखिए 1 फरवरी 2017 से 1 फरवरी 2018 आइए। ठीक, तो लीप ईयर तो है नहीं 17, तो क्या होगा विषम दिन की संख्या क्या हो जाएगी 1 वर्ष में
एक वर्ष में के विषम दिन की संख्या क्या हो जाएगी? 1। इसको नोट कर लीजिए। अब हम कहाँ आ गए? 19 फरवरी की बात था ना, सॉरी 19 फरवरी 2000 कितना आ गया? 18 आ गए। ठीक, अब फरवरी में कितना दिन बाकी है? फरवरी में और 9 दिन बाकी फरवरी में है। मार्च में विषम दिन की संख्या आपको पता होगा 3 होता है। अप्रैल में 2 और मई में 3। 1 जून का पूछ रहा है तो उसको भी जोड़ लीजिए, 1 जून। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, कितना विषम दिन टोटल हो गए? तो 3 3 6 1 7 2 9 9 18 18 दिन यहाँ हो गए। इसमें 7 से भाग दीजिए, कितना है? 7 दूना 14 4 18 नहीं 4 आया। ठीक है, 4 यहाँ आ गया और 1 यहाँ, यानी टोटल विषम दिन कितने हो गए? 5, सॉरी 4 यहाँ, 7 7 14 4 7 दूना 14 4 4 1 5, हाँ 5 आया। ठीक है, 5 आया, कोई दिक्कत नहीं, 5 आया। कितने विषम दिन आ गए? 5। ठीक, अब पूछा क्या है कि शुक्रवार था। शुक्रवार का कोडिंग क्या होता है? शुक्रवार को कोडिंग कितना होता है? 5 ही होता है शुक्रवार कोडिंग। ठीक है, शुक्रवार कोडिंग 5 होता है। अब बैक डेट में पूछा है तो इसमें से घटाइए। अगर आगे डेट का पूछे तो क्या होता है? जोड़ा जाता है, लेकिन बैक डेट का पूछे तो क्या होता है? घटाया जाता है। 5 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, क्लियर नहीं हो रहा है? इतना समझ में आया? थोड़ी रुकिए, थोड़ा सा साइड कर लें इसको। चलिए, कितना विषम दिन आता? 5। और शुक्रवार का कोडिंग क्या होता है? 5 होता है। तो उसके पहले का चाहिए, मतलब शुक्रवार में से 5 घटा लीजिए। शुक्रवार का कोडिंग क्या होता है? 5 होता है। ये फ्राइडे है, इसमें से फिर वापस विषम दिन जो है हमारा 5 घटा लीजिए। कितना आ गया? 0 आ गया। 0 किसका होता है? 0 आए या तो 7 आए, ये किसका होता है? हमारा रविवार का कोडिंग होता है। तो क्या आएगा? सॉरी 19 फरवरी 2017 को क्या आएगा? रविवार आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए संख्याओं के 4 युग्म दिए गए, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि 1 भिन्न है। असंगत चुनिए। चलिए ठीक है, क्या है इसमें? देखिए क्या संबंध है? 6 का याद 206 गया है। ठीक है, आपको पता है 6 का क्यूब याद होगा तो याद 216। 6 से 200 तक गया था, मतलब 6 का क्यूब ही हुआ है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। लेकिन किया क्या है? 206, यानी कितना घटा दिया? 10 घटा दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौका 100 चौका 64, लेकिन किया क्या है? 60 कर लिया है। ठीक है, किया क्या कर लिया? 60 कर लिया, यानी कितना घटा दिया? 4 घटा दिया है। ऐसे ही यहाँ देखिए 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। ठीक है, 99 क्या 729 होता है। ये लिखा क्या है यहाँ पर? यानी 10 घटा दिया है। 719 लिखा नहीं, 10 घटा दिया है। यहाँ 2 का क्यूब कीजिए। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और -2 हो गया, यानी 10 घटा दिया यहाँ से भी। ठीक है, अब समझ में आ गया कौन सा विषम है? इसमें से देखिए ये वाला विषम है, क्योंकि सब में से 10 घटा रहा था, सबका क्यूब करके 10 घटा रहा था। लेकिन इसमें क्या किया? क्यूब करके 4 घटा दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा डिफरेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से। ये सीटिंग अरेंजमेंट का बढ़िया क्वेश्चन है। एक वृत्त में 4 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। ठीक, 4 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं, मतलब सब सम्मुख बैठे हैं, मतलब सब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं? सॉरी 10 व्यक्ति हैं ना। 5 रो खींच लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया, 10 लोग हो गए। क्या बोल रहा है? ए, चलिए क्वेश्चन पढ़े। ए और जे एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, जबकि एफ और एच एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। ए और आई क्रमशः बी के निकट दाएं और निकट बाएं बैठे हैं। एच आई और डी के बीच में बैठा है। दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक जगह से शुरू कीजिए जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी हुई है। अगर ए और जे से स्टार्ट करते हैं तो कहीं दिया है, देखिए ए और आई के बारे में यहाँ दे दिया है, और आई देखिए आई और एच और डी के बारे में यहाँ दे दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर एफ और एच के बारे में शुरू करें तो यहाँ से भी हो जाएगा। एफ और एच के बारे में यहाँ हो गया, एच और आई और डी के बारे में यहाँ हो गया, आई यहाँ है तो आई और ए के बारे में यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों में से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले उससे। ठीक है, ए और जे। ए कहाँ है? ए और जे एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब ए और जे एक दूसरे के सामने है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए एफ और एच वाले को। अभी ए और आई क्रमशः बी के निकट, ए और आई क्रमशः बी के निकट, ए और आई बी के निकट है।
देखिए अगर बी को यहाँ बैठा दें, आई को यहाँ थे, देखिए बी के निकट कौन हो गया, आई भी हो गया और ए भी हो गया, ठीक है। बी के निकट दाएं, सॉरी अच्छा इस दाएं गलती बना दी क्या, ए और आई क्रमशः बी के दाएं, मतलब ए क्या है बी के दाएं, अच्छा सही बना है, बन गया, चलिए सही क्रॉस बना लेकिन जल्दी बन गया। ए कहाँ है, बी के दाएं और आई बी के बाईं तरफ है, चलिए ठीक है, हो गया, रैंडम मारे लग गया, नहीं तो इधर बनाना पड़ता, यही क्रम उल्टा हो जाता तो कि बैठे हैं। यच आई और डी के बीच में बैठा है, यच कहाँ बैठा है, यच आई और डी के बीच में बैठा है, इधर जगह ही नहीं है तो क्या होगा, यच कहाँ बैठा है, आई और डी के बीच में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए यफ और यच एक दूसरे के सम्मुख है, यफ और यच, यानी यच के सामने कौन है, यफ है, ठीक। अब देखिए इस 3 स्थान के लिए 3 लोग हैं, इस 3 स्थान के लिए 3 लोग हैं, वो 3 में से कोई बैठ सकता है, इसमें भी कुछ कहा नहीं है, जितना क्लियर कहा है उसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे। डी सी का निकट दाएं बैठा है, डी सी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, ये गलत है। जी डी के साथ बैठा हुआ है, जी कहाँ है, डी के साथ जी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो ये भी गलत है। आई एच और बी के बीच बैठा है, आई कहाँ बैठा है, एच और बी के बीच में बैठा है, देखिए आई कहाँ बैठा है, एच और बी के बीच में बैठा है, सही आंसर है हमारा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर है। इसको भी देख लीजिए, जे ए और एफ के बीच में बैठा है, जे कहाँ बैठा है, ए और एफ के बीच में, जी नहीं, ठीक है, जे कहाँ बैठा है, ए और एफ के बीच में नहीं बैठा है। आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक विशेष कोड भाषा में ही इज गुड बॉय को NOPOKOLO के रूप में लिखा जाता है, गुड फॉर हेल्थ को POROFO के रूप में लिखा जाता है, और हेल्थ इज गुड को FOKOPO के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में इज के लिए कौन सा कूट लिखा जाएगा। इज देखिए है कहाँ पे, पहले में है और लास्ट में तीसरे में है, ठीक, लेकिन पहले और तीसरे में एक कॉमन चीज़ ये गुड भी है, ठीक है, तो इसलिए गुड का पहले निकालना पड़ेगा, बाकी तो अगर देख लेंगे निकल जाएगा। लेकिन गुड क्या है, गुड तीनों में कॉमन है, तीनों में बस एक ही चीज़ कॉमन है, वो गुड है। अगर तीनों के कोडिंग में बात करें तो क्या कॉमन है, इसको पहले हटा लेते हैं, ठीक। तीनों के कोडिंग में बात करें, अगर गुड की यहाँ बात करें, देखिए यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है। और तीनों के कोडिंग में बात करें क्या है, देखिए PO है, KO है, यहाँ PO है और यहाँ इसमें भी PO मिल जाए, हाँ PO देखिए यहाँ भी है, PO यहाँ भी है और PO यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, गुड का कोडिंग क्या हो जाएगा, PO, ठीक। PO किसका है, गुड का है, ठीक। इसमें देखिए PO किसका है, गुड का है, यहाँ भी हो गया, इसमें गुड का क्या है, PO, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, इज है और इसमें इज, इकलौता इन दोनों में कॉमन क्या है, इज है। इनके कोडिंग में बात करें क्या है, देखिए इसके कोडिंग में क्या है, देखिए KO इसमें है और KO इसमें है, तो इज का क्या हो जाएगा, KO हो जाएगा। बाकी कुछ निकाला जा सकता है, हाँ निकाला जा सकता है। दूसरे और तीसरे को अगर करें, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें तो इसमें हेल्थ कॉमन है, हेल्थ का कॉमन है। इसके कोडिंग की बात करें तो क्या है, इसमें इसके कोडिंग में क्या बात करें तो क्या है, FO है, ठीक है, HEALTH, हेल्थ के लिए क्या है, FO, हेल्थ के लिए FO हो जाएगा। तो एक चीज़ और निकल, इसमें फॉर भी निकल जाएगा, फॉर के लिए क्या हो जाएगा, RO हो जाएगा, ठीक। बाकी कुछ निकाला जा सकता है जी नहीं, और कुछ नहीं निकाला जा सकता। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, इच का क्या निकालें, तो इच का आंसर क्या है, KO, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें आज का, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क गलत सबल तर्क है। कथन है, सॉरी कथन यहाँ से स्टार्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कथन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, ठीक है। क्या है, जिन अपराधियों का व्यवहार अच्छा है क्या उनके लिए बंदीगिरी की अवधि कम की जानी चाहिए। ये कथन है, इसके बारे में 2 तर्क दिया हुआ है। पहला तर्क क्या है, नहीं, क्योंकि यदि वे मुक्त हुए तो फिर से अपराध करेंगे, ठीक है जी। क्या है, नहीं, क्योंकि यदि वे मुक्त हुए तो फिर से अपराध करेंगे। देखिए अगर व्यवहार अच्छा करेंगे, उनका जो भी है सज़ा अगर कम होता है तो हर व्यक्ति अपना सज़ा कम करने के लिए व्यवहार अपना अच्छा रखना चाहेगा, और ज़्यादा दिन तक अच्छे व्यवहार करने से क्या होती है, उनकी बुराइयां खत्म होने के चांसेस अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। और उसके बाद देखिए क्या है, तर्क दूसरा देखिए, हाँ, यह शेष सभी के लिए एक अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित, एकदम सही ऑप्शन है
वहीं बोले हैं ना कि उनके लिए बढ़ावे के लिए कुछ अच्छा मिलेगा तो सब अच्छे एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो माहौल से लोग क्या होते हैं, बुराइयां खत्म की जा सकती हैं। तो क्या होगा वहाँ इसमें तर्क दो ही मजबूत है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, केवल तर्क दो सबल है यानी मजबूत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए क्या है, टिटिक्चा TITIKSHA वो क्या लिख रहा है, TAIHTSIK यही लिख रहा है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। आप लोगों को लगेगा टाइम टेकिंग है लेकिन समझने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए। यस यही है। इसको लिखा क्या है देखिए, TAIHTSIK। इसको अगर नंबरिंग कर दे, इसको नंबरिंग से अगर कोडिंग कर दे तो देखिए क्या है, पहले T लिखा है, हाँ T लिखा है, फिर A लिखा है, A इसमें है का लास्ट में है, यानी पहले यहाँ से आया फर्स्ट फिर लास्ट। उसके बाद फिर देखिए I देखिए इसमें कहाँ है, अगर एक क्रम देखें तो यहाँ है। फिर इसके बाद देखिए I के बाद फिर इसने क्या यच लिख दिया, यच कहाँ है, यच देखिए लास्ट में, ठीक है। अब यच के बाद देखिए इसने क्या लिया, T लिख दिया वापस, तो T देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। फिर इसने यस लिख दिया, यस कहाँ है, इसके बाद देखिए यस कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद फिर इसमें I लिख दिया, I कहाँ है, I देखिए यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ, मतलब समझ रहे हैं, पहला लास्ट, फिर उसके बाद पहला अंतिम, फिर उसका जो बचा उसमें पहला अंतिम, फिर जो बचा उसमें पहला अंतिम, फिर जो बचा उसमें पहला अंतिम। या तो ऐसे समझ लीजिए या तो इसको इस तरह से समझ लीजिए। यहाँ के था, चलिए अगर इसको कोडिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 1 है, ये 8 है, ठीक है, फिर 2 है और ये 7 है, ठीक, और फिर क्या है, फिर 3 है, 3 के साथ कौन है 6, और फिर 4 है, 4 के साथ कौन है 5। समझ गए, यही कोड फॉलो कर रहा है। आगे भी वही देख लेते हैं, वही लिख लेते हैं आगे, अगर कोडिंग के हिसाब से, मतलब इनको कोडिंग के हिसाब से कर देंगे तो। चलिए क्या है ये H, अच्छा इंक चेंज करने दीजिए, यस था, उसके बाद फिर A, फिर R, उसके बाद यस, फिर H, फिर I, फिर T, फिर A, यही है। क्या किया था, इसको हटा, इसको भी हटा दीजिए। चलिए क्या किया देखिए, पहला लिखना है, पहला हाँ यच है यहाँ पर, उसके बाद 8वां लिखना, 8वां कौन सा है, A है, फिर दूसरा देखिए A, फिर से दूसरा A है, ठीक, और उसका 7वां देखिए कौन सा है T, फिर तीसरा देखिए R है यहाँ पर, और छठवां देखिए I है यहाँ पर, और उसके बाद फिर चौथा यस है ना, चौथा यस है, उसके बाद पाँचवा कौन सा है, चौथा क्या है यस है, पाँचवा यच, ठीक। तो क्या हो जाएगा YATRISH, YATRISH, ये तो यच है, YATRISH, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ गए, ये मॉडर्न मतलब कॉन्सेप्ट है, ये आप 10 के क्वेश्चन से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बढ़िया लगा होगा, जो चीज़ें समझाने का प्रयास किए आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।